हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। तो चलिए अपने अध्याय की ओर बढ़ते हैं और हमारे अध्याय का नाम है प्रकृति और मनुष्य। तो बच्चों, प्रस्तुत पाठ में लेखक ने बताया है कि आज हमारे देश के ही नहीं वरन संपूर्ण संसार के सम्मुख प्राकृतिक पर्यावरण में भारी बदलाव के कारण अनेक प्रकार की समस्याएं प्रश्न चिन्ह बनी खड़ी है। अर्थात हमारे सामने अनेक समस्याएं हैं जिनका जवाब हमें देना है। प्राकृतिक संपदाओं का अत्यधिक उपभोग जहां मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति तो कर रहा है, वहीं अनेक प्रकार के संकट भी सामने खड़ी कर दिए हैं। अर्थात इंसान अपने भलाई के लिए प्राकृतिक संपदाओं का उपभोग तो बहुत कर रहा है, लेकिन उसने अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मारनी शुरू कर दी है। आइए इस लेख के जरिए जानें। तो बच्चों, प्रकृति और मनुष्य का संबंध ऐतिहासिक दृष्टि से काफी बाद में शुरू हुआ, क्योंकि प्रकृति पहले से थी, मनुष्य बाद में आया। लेकिन अपने विकास क्रम में मनुष्य ने शीघ्र ही प्रकृति पर अपनी इच्छा आरोपित करनी चाहिए। अर्थात अपनी इच्छा आरोपित यानी कि थोपना चाहा उसने प्रकृति पर, और तब से संघर्ष तथा स्वीकृति का एक लोमहर्षक नाटक मनुष्य और प्रकृति के बीच चला आ रहा है। अर्थात दोनों के बीच संघर्ष चल रहा है। आज भी मनुष्य प्रकृति का ही पुत्र है। जन्म, जीवन, यौवन, जरा, मरण आदि अपनी स्थितियों में वह आज भी प्राकृतिक नियमों से मुक्त नहीं हो सकता है। मुक्त यानी कि आजाद नहीं हो सकता। वो आज भी वो प्रकृति से ही जुड़ा हुआ है। इसके बावजूद निरंतर उसकी चेष्टा यही रही है कि वह ज्ञान विज्ञान की अपनी सामूहिक उद्यमशीलता के बल पर प्रकृति को पूर्णतः अपने वश में कर ले। क्या ये सही है? बच्चों, प्रकृति का संतुलन बिगाड़ने की दिशा में मनुष्य पिछले 200-300 वर्षों से के दौरान इतना अधिक बढ़ चुका है कि अब पीछे हटना असंभव सा लगता है। अर्थात इंसान प्रकृति का संतुलन दिनों दिन बिगाड़ने पर लग गया है। जिस गति से हम विभिन्न क्षेत्रों में प्राकृतिक संतुलन बिगाड़ते आ रहे हैं, उसमें कोई भी कमी व्यावहारिक प्रतीत होती नहीं है, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्थाएं और दैनिक आवश्यकताएं उस गति के साथ जुड़ सी गई हैं। क्या हमें ज्ञात नहीं कि जिसे हम अपना आहार समझ रहे हैं वह वस्तुतः हमारा दैनिक विष है? अर्थात जिसे हम मान रहे हैं कि हमारा भोजन है, ऐसा लग रहा है हमारा रोज का विष है। अर्थात विष यानी कि जो हमारे जीवन को समाप्त कर देगा। अर्थात जो खाना हम खा रहे हैं, ऐसा लग रहा है वो धीमा धीमा जहर हमारे शरीर के अंदर जा रहा है, जो सामूहिक आत्मदाह की दिशा में हमें लिए जा रहा है। अर्थात क्या लग रहा है, हम सब आत्मदाह की ओर जा रहे हैं। बच्चों, जंगलों को ही ले लो। यह एक प्रकट तथ्य है कि विभिन्न देशों की वन संपत्ति अत्यंत तीव्र गति से क्षीण होती जा रही है। क्षीण यानी कि गायब हो रही है। हमारी वन संपत्ति यानी कि वन संपदा जो है, वन जो हैं, वो धीरे धीरे गायब हो रहे हैं। भारत के विभिन्न प्रदेशों, विशेषकर पूर्वांचल के राज्यों, तराई, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर आदि के जंगल भारी संख्या में काटे जा रहे हैं। खूब अच्छी तरह यह जानते हुए भी जंगलों के काटने का मतलब होगा भूमि को आरक्षित करना, बाढ़ों को बढ़ावा देना और मौसम बदलने में सहायक बनना। अर्थात इंसान जानता है कि वनों को काटने से उसको कितना भारी नुकसान होने वाला है, लेकिन फिर भी वो इस कार्य में निरंतर लगा हुआ है। बच्चों, फिर भी हमारी सरकारें इस बर्बादी के रास्ते पर बढ़ने को मजबूर हैं, क्योंकि उन्होंने लोगों, कर्मचारियों, अंचलों की ही नहीं, खुद अपनी ज़रूरतें और उम्मीदें इस कदर बढ़ा ली हैं कि अब वह रोकी थामी नहीं जा सकती। आज से 20 साल पहले यदि किसी राज्य को पेड़ों के काटने से 10 लाख रुपए की आमदनी होती थी, तो आज कीमतें और ज़रूरतें बढ़ जाने के कारण वह उस आदमी को 20 गुना कर लेना चाहता है। अर्थात इंसान लालच के चंगुल में ऐसा फंस गया है कि वो आमदनी को दुगना करने पर लगा हुआ है। यह तभी मुमकिन है जब हर साल पेड़ पिछले साल की तुलना में दुगने काटे जाएं। दुगने यानी कि उससे 2 गुने पेड़ काटे जाएं, तभी आमदनी दुगनी होगी।
तो तरकीबम हो भी यही रहा है। बावजूद कुछ पहाड़ी इलाकों में चल रहे चिपको आंदोलन बहुत प्रसिद्ध आंदोलन है। इसमें क्या हुआ था बच्चों, इसमें लोग, उत्तराखंड में लोग पेड़ों से चिपक गए थे और उन्होंने कहा हम पेड़ नहीं कटने देंगे, और लोगों ने चिपको आंदोलन चलाया था और बहुत सारे पेड़ों की रक्षा की। तो बच्चों, चिपको आंदोलन के जिसके तहत सामूहिक कटाई या रेजिन उतराई का विरोध करने के लिए लोग पेड़ों से चिपक जाते थे। अच्छा, नए पेड़ उग कितने रहे हैं बताइए आप, क्या आप कर रहे हैं पेड़ों को उगाने का कार्य? तो बच्चों, इस सवाल के जवाब में वनाधिकारियों के पास विवश भाव से कंधे झटका देने के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं, क्योंकि वे जानते हैं कि और दूसरे लोग भी कि छोटे मोटे घरेलू किस्म के पेड़ भले ही समतल जमीन पर उगाए जा सकें, पर रुई जैसी पत्तियों वाले फर किस्म के पहाड़ी पेड़ मुख्यतः प्राकृतिक रूप से अपने आप ही उगते और बढ़ते हैं। इस स्थिति का परिणाम यह हुआ कि पहाड़ी प्रदेशों के घने प्राकृतिक जंगल जो सदियों के दौरान तैयार हुए और बड़े थे, सिर्फ 10, 20, 50 वर्ष की अवधि में लगभग काटे जा चुके हैं। पहाड़ियां नंगी तक कुरूप होकर मानो तैयार खड़ी हैं कि इस विनाश का बदला वे लोगों से जल्दी ही लेंगी। बहुत करुण और दहला देने वाला विषय है। करुण यानी कि दया वाला, और दहला देने यानी कि हमें आगे जाकर ये हिला देगा, जिसे आज इंसान नहीं समझ रहा है लेकिन भविष्य में इसका परिणाम उसे भोगना होगा। तो बच्चों, हम अपनी तात्कालिक जरूरतों के लिए शाश्वतता के साथ खिलवाड़ नहीं तो और क्या कर रहे हैं? फिर तरह तरह के ख्याल मन में उठने लगे। अभी तो दुनिया के, खासकर हमारे मुल्क में हर चीज कम पड़ने लगी है। लकड़ी, बिजली, पानी, अनाज, लोहा, कागज, कोयला, पेट्रोल, मकान, स्कूल, सब कुछ कम। जब मानव सभ्यता की केवल अधखुली पलकें, अधखुली यानी कि आधी खुली हुई, अधखुली पलक ने यह हालात पैदा कर दी है, तो उसके अंगड़ाई फिर करवट लेने पर प्रकृति और प्रतिभा क्या उस समय इस संतुलन को बनाए रखने में किसी तरह सफल हो सकेंगी? दुनिया भर में चीजों की कमी और कीमतों की बढ़ोतरी के पीछे मौजूद इंसानी छीना झपटी क्या किसी जादू के जोर से कम हो जाएगी? क्या हम धरती, नदियों, पहाड़ों, जंगलों, ऋतुओं को दूषित, विकृत करते ही चले जाएंगे? और क्या प्रकृति चुपचाप इसी तरह हमारे इन अत्याचारों को सहती जाएगी? क्या वह हमसे बदला नहीं लेगी या हमें कोई विकल्प सुझाएगी जिससे हम अपने को और उससे भी बचा सकें? इसी उधेड़-बुन में मैं पड़ा था। उधेड़-बुन यानी कि कश्मकश में कि आखिर होने क्या वाला है। तो निगाह आसमान की ओर उठी और मैंने पाया कि पिछले कई दिनों से घिरे जो बादल सुबह छटने लगे थे वे फिर उमड़ आए हैं। तभी बारिश होने लगी, फिर ओले पड़ने लगे। जल्दी जल्दी सबने बस के शीशे चढ़ा लिए। समूची घाटी में टप टप तर तर का विचित्र संगीत ध्वनित प्रतिध्वनित होने लगा और कुछ ही देर में हमने देखा कि समूची सड़क, पेड़, पहाड़, ऊंचाइयां और घाटियां सब की सब सफेद ओलों से ढक गई थी। यह जून का आखिरी हफ्ता और तमाम कश्मीर की घाटी पर बर्फ पड़ रही है। रुई जैसी मुलायम बर्फ नहीं, बल्कि पत्थरों जैसी शाश्वत बर्फ नन्ही नन्ही सफेद गोलियों से पटी पड़ी है। पूरी सड़क सर सर सरकते चले जा रहे हैं हम बस के मजबूत टायर। कश्मीर के लिए मौसम बहुत गैर मामूली, बिल्कुल असामान्य है। पहले तो रेल हड़ताल ने कश्मीर के सारे धंधे चौपट किए, फिर ओले पानी ने फसलों को कहर पड़ेगा इस साल कहर। किसी कश्मीरी के होठों से निकला हुआ ये वाक्य मुझे कचोटता रहा। कचोटना यानी कि मेरे दिल को चोट पहुंचा रहा था कि आखिर वो ऐसा क्यों कह रहा है, बार बार वो ऐसा क्यों कह रहा है कि इस साल कहर पड़ेगा। मुमकिन है ये केवल भ्रम हो, पर उस समय मेरे मन में विचार उठा था, इसका दोष हम व्यर्थ ही प्रकृति को देते हैं। क्या हम खुद इस हालात के लिए लगभग उतने ही दोषी नहीं? बढ़ती हुई गरीबी और बिगड़ती हुई आर्थिक दशा को ठीक करने के लिए जब हम प्रकृति के साथ इतना अधिक हस्तक्षेप करेंगे, आमदनी बढ़ाने के लिए ज्यादा से
ज़्यादा से ज़्यादा जंगल काटेंगे, नदियों के पानी में कारखानों का रासायनिक मलबा और शहरों की भरपूर गंदगी घोलेंगे, पहाड़ों को तोड़ फोड़ कर हर जगह पक्की पुख्ता सड़कें बनाना शुरू कर देंगे, तो फिर नदियों के तल में मिट्टी इकट्ठी हो जाने के कारण बाढ़ आएगी। विषैले पानी को पीकर लोग सुस्त और बीमार होंगे। सड़कों पर जगह जगह पहाड़ों से टूट टूट कर पत्थर गिरने लगेंगे। मौसम कुछ के कुछ होने लगेंगे और बौखलाकर जहां हम प्रकृति के खिलाफ अपनी लड़ाई और भी तेज करेंगे, तो क्या आखिरकार हम खुद अपनी मौत का सामान इकट्ठा ना कर रहे होंगे? मुड़ो मुड़ो प्रकृति की ओर, बढ़ो बढ़ो मनुष्यता की ओर। क्या यह केवल कल्पना है या फिर एक डरे हुए व्यक्ति ने हल्की सी छाया को बहुत बड़ा भूत मानकर अपने आप को ख्वामखा की दहशत से भर लिया है? ख्वामखा यानी कि बेकार की। मौसम की गर्मी क्या मेरे दिमाग पर भी छा गई है? हिमाचल के भूकंप की थर्राहट क्या मन को अभी भी कंपित किए हुए? नहीं जानता, लेकिन उम्मीद जरूर करता हूं कि दुनिया ठंडी नहीं पड़ेगी, बल्कि अपनी स्निग्ध शीतलता से हमें और आने वाली पीढ़ियों को सींचती रहेगी। अर्थात बच्चों, ये लेख अजीत कुमार द्वारा लिखा गया है, जिन्होंने हमें समझाने का प्रयास किया है कि अब भी हमारे पास समय है। प्रकृति का दोहन रोका जाना चाहिए, पेड़ों की कटाई को रोका जाना चाहिए, अन्यथा भविष्य में और हमारे सामने कितनी विकट समस्याएं आएंगी, इसका अंदेशा शायद इंसान को नहीं है। शायद है भी, लेकिन फिर भी वो आंखें मूंधे प्रकृति के दोहन में लगातार लगा हुआ है। लेकिन इसके लिए कदम उठाए जाने बेहद जरूरी हैं। केवल सरकार की तरफ से ही नहीं, हम आम नागरिकों को भी इसके लिए कदम उठाने होंगे। केवल हमें भाषण देने का कार्य नहीं करना है, हमें अपने हर क्षेत्र में पेड़ लगाने हैं, बहुत पेड़ लगाने, और उन पेड़ पौधों को सींचकर विशालकाय वृक्षों में बदलना है, ताकि भविष्य में ये पेड़ हमारी सुरक्षा कर सके। इतना तो हम कर ही सकते हैं। अपने चारों तरफ के वातावरण को सुरक्षित रखिए, स्वच्छ रखिए, साफ रखिए, पेड़ों की संख्या बढ़ाइए और पौधों का निर्माण करके उन्हें विशालकाय वृक्षों में तब्दील कर दीजिए। चला दीजिए इस आंदोलन को तीव्र गति से, लोगों को भी समझाइए और स्वयं भी समझिए। मुझे पूरी उम्मीद है इस लेख ने भी आपको सोचने पर मजबूर कर दिया होगा कि भविष्य में हमें कितनी विकट समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो आइए अपने उन समस्याओं का समाधान आज ही कर दें और अपने वातावरण को सुरक्षित करने की दिशा में कदम उठाएं और पेड़ लगाएं। मुझे पूरी उम्मीद है यह अध्याय आपको जरूर पसंद आया होगा। आप भी इससे मिलने वाली सीख को अपने जीवन में ग्रहण कीजिए और इसका अभ्यास कार्य स्वयं कीजिए।